बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स देखिए कि चैप्टर नंबर 6 के टॉपिक्स स्टार्ट करने लगे हैं फंक्शनल एनालिसिस के लिए। अच्छा जी, इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर का उन्वान है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस ये आप पहले भी लीनियर अलजेब्रा 2 में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप ये कहें कि आपके पास V क्या है, वो एक लीनियर स्पेस है। लीनियर स्पेस है जी, ठीक है। तो देन आप एक फंक्शन डिफाइन करने लगे हैं जो कि चलें इसको कह लें डॉट कामा डॉट। ये वेक्टर स्पेस के दो वेक्टर्स हैं, डॉट्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये फंक्शन है जी फ्रॉम वी क्रॉस वी टू द फील्ड एफ। ज़ाहिर है कि जो लीनियर स्पेस होती है वो ओवर सम फील्ड होती है। फील्ड रियल नंबर्स का सेट या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट होती है। ये जो फंक्शन है जो कि वी क्रॉस वी से एफ में है, इसको आप कहते हैं कि ये इनर प्रोडक्ट है। सेट टू बी एन इनर प्रोडक्ट इन वी इफ नंबर एक, आप अगर इसमें से एक वेक्टर लेते हैं और उसके साथ ही इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स फ्रॉम दिस वेक्टर स्पेस वी। ठीक है, इसकी ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी बात ये कि अगर इसके दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो देन दिस बोथ वेज इम्प्लाइज कि अगर वेक्टर x का जो ये इनर प्रोडक्ट अगर ये 0 तो दिस विल इम्प्लाई दैट दिस वेक्टर इज 0। ठीक है, यानी कि अगर सेल्फ इनर प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है और अगर ये 0 है तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन दिस वेक्टर इज इन नल वेक्टर। इसके बाद x और y का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल होता है y और x के इनर प्रोडक्ट के विद कॉन्जुगेट ऑन दैट। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि x प्लस वाई कामा z, यानी कि x प्लस वाई का z के साथ जो इनर प्रोडक्ट है ना वो इक्वल होगा x और z का इनर प्रोडक्ट प्लस y और z का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, और आखिर में कि अगर अल्फ़ा टाइम्स x अल्फ़ा फील्ड का एलिमेंट है, इसका अगर आप किसी दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि जो शुरू वाला वेक्टर है ना उसके साथ जो अल्फ़ा था फील्ड का एलिमेंट वो बाहर कॉमन आ गया। ठीक है, अगर आप देखेंगे आपके पास भी एक लीनियर स्पेस थी, वी आपने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया विच इज़ फ्रॉम वी क्रॉस वी टू द फील्ड एफ, यानी कि ये जो एलिमेंट्स हैं वो वी क्रॉस वी के हैं और उन पे ये जो इनर प्रोडक्ट अप्लाई होता है और देन उसका आंसर फील्ड में चला जाता है। तो इसमें दर्जा झैल मज़ीद प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अगर कोई फंक्शन ऐसा है, दिस काइंड ऑफ फंक्शन which is from v cross v to f and it satisfies these 5 properties, then that function is called inner product on v. This one is called inner product on v या in v। ठीक है, और ये जो आपका आपकी स्पेस x है या इसको v कह लें, v कह लें along with this inner product, this pair is called inner product space। This is called inner product space। ठीक है, अगर आपका इनर प्रोडक्ट क्लियर है, यानी कि जिस तरह से वो नॉर्मल वाले चैप्टर में एक ही वेक्टर स्पेस के ऊपर एक से ज़्यादा नॉर्म्स डिफाइन हो सकती हैं, इसी तरह से एक ही वेक्टर स्पेस के ऊपर जो इनर प्रोडक्ट्स हैं वो भी एक से ज़्यादा डिफाइन हो सकती हैं। तो अगर इनर प्रोडक्ट थोड़ी सी क्लियर है तो देन आप जस्ट वी भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस,
कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस को ज़ाहिर करेगी। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक चीज़ तो ये है ना कि जब आप दो वेक्टर्स लेते हैं और उनका इनर प्रोडक्ट लेने का मतलब ये है कि उसका आंसर वो वी क्रॉस वी से वो उसको एफ में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि दो वेक्टर्स का जो इनर प्रोडक्ट है वो एक्चुअली फील्ड का एलिमेंट है। अब जो फील्ड है हमारे पास वो रियल नंबर्स का सेट हो सकती है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट हो सकती है। तो अगर आपके पास जो फील्ड है ना वो रियल नंबर्स का सेट है, तो देन इस प्रॉपर्टी को देखें। इस प्रॉपर्टी में देखेंगे y और x का जो इनर प्रोडक्ट है इसका कॉन्जुगेट, अगर ये x और y रियल फील्ड से हैं तो देन जाहिर है कि इस पे कॉन्जुगेट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अगर रियल फील्ड है तो यहाँ पे जो वाई एक्स का कॉन्जुगेट लिखा हुआ है ये सिर्फ वाई एक्स आ जाएगा, और अगर एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स आ जाएगा तो ये इसको आप सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। बाकी सारी चीज़ें इसमें अंडरस्टूड हैं कि ये कि अगर फील्ड रियल है तो फिर एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट और वाई और एक्स के इनर प्रोडक्ट में कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर ये फील्ड कॉम्प्लेक्स है तो देन जब आपने इनकी जगह चेंज करनी है तो ऊपर कॉन्जुगेट लाजमी लिखना है। इस चीज़ को हम देखेंगे। इसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज़ पे मुश्तमिल कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्रॉलरीज हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल आपको नज़र आ रही है 5.1-2। इसमें ये असल में आप पढ़ लीजिएगा। ये लिखा हुआ है कि जो ज़ीरो वेक्टर है उसका जब आप किसी भी दूसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो ऑलवेज इसका आंसर ज़ीरो आता है। इसकी वजह क्या है जी? आप उसको ऐसे लिख लेना, ये जो ज़ीरो और एक्स का इनर प्रोडक्ट है इसको यूँ लिखा जा सकता है अल्फ़ा टाइम्स ज़ीरो। ठीक है, ये कह लेंगे ज़ीरो टाइम्स आप इसको इस तरह से लिख लें, ज़ीरो टाइम्स कोई वेक्टर लिख लें, लेट्स से कि जी लिख लें इंटू एक्स। किया क्या है हमने कि ये जो ज़ीरो है ना इसके आप लिखा ज़ीरो डॉट जी, यानी कि ज़ीरो डॉट जी ज़ाहिर है कि अपने वेक्टर स्पेस में पढ़ा ही हुआ है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन वी में क्लोज होती है, तो ये ज़ीरो वेक्टर ही आएगा। लेकिन अब आप इस पर ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि इसमें जो फील्ड का एलिमेंट कॉमन है ना एक्स के साथ, पहले वेक्टर के साथ, वो बाहर कॉमन निकाला जा सकता है ऐसे जी एंड एक्स। अब देखो जी और एक्स का इनर प्रोडक्ट क्या है, फील्ड का कोई एक एलिमेंट है, तो ये जब इसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जीरो ही आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने इसमें देख ली है। इसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जांपल है 5-1.3, इसमें असल में आप इसकी भी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, और इसमें यह है कि x और अल्फ़ा y का जो इनर प्रोडक्ट है वो इक्वल है अल्फ़ा कॉन्जुगेट और x और y का इनर प्रोडक्ट। देखिए हम कैसे करेंगे, अगर हम इसकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट ले लें, इसको आप लिखें x और अल्फ़ा y। असल में मसला ये है कि यहाँ पे जो बाहर निकालते हैं ना वो पहले वेक्टर के साथ ही अगर कुछ हो तो वो निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये दूसरे के साथ है, तो आपको क्या करना है, इसकी जगह चेंज करनी है। अल्फ़ा वाई को पहले लिखना है और एक्स को बाद में लिखना है, लेकिन आप जानते हैं जो ही आपने इनको इंटरचेंज किया तो ऊपर कॉन्जुगेट आता है। अब आप कॉन्जुगेट ऊपर है और जो नीचे है ना उसमें से आप अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, ऐसे अल्फ़ा और देन वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट। जब आप इसको फर्दर लिखेंगे तो आप जानते हैं ए बी का कॉन्जुगेट क्या होता है, ए का कॉन्जुगेट बी का कॉन्जुगेट, इसको ऐसे लिखें अल्फा कॉन्जुगेट और देन वाई एक्स का इनर प्रोडक्ट और इसका कॉन्जुगेट। तो आप जानते हैं कि वाई एक्स के कॉन्जुगेट का आंसर क्या होगा, एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट। तो ये हमने इसमें वेरीफाई किया जो रिजल्ट 5-1.3 लिखा हुआ है। अच्छा, इसी की बेसिस पे आगे भी आपको ये एक रिजल्ट नज़र आएगा। सॉरी, ये भी 6 डैश है, ये मेरे से 5 लिखा जा रहा है, ये 6 डैश चैप्टर नंबर 6 है, 6-1.4। इसमें ये कह रहा है कि अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का जो इनर प्रोडक्ट है विद जी, ये उसने कहा कि वेरीफाई करें कि ये इसके इक्वल होगा अल्फ़ा टाइम्स एक्स और जी का इनर प्रोडक्ट प्लस बीटा देन वाई और जी का इनर प्रोडक्ट। इसको हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो ऊपर वाले रूल्स की मदद से ही किया जाएगा। तो लेफ्ट साइड से जब आप शुरू करेंगे तो आपने ये पीछे पढ़ा हुआ है ना कि एक्स प्लस वाई और जी का जो इनर प्रोडक्ट है, ये जो चौथी प्रॉपर्टी है,
एक्स प्लस वाई, जब दो वेक्टर्स की एडिशन का आप जी के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो एक्स और जी का इनर प्रोडक्ट आएगा प्लस वाई और जी का इनर प्रोडक्ट आएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसको आप, ये वेक्टर ही है ना, अल्फा टाइम्स एक्स भी वेक्टर ही है, और ये बीटा टाइम्स, इसको आप एक्स डैश कह लें, इसको वाई डैश कह लें, इसके जी के साथ इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, अल्फा एक्स कामा जी प्लस बीटा वाई कामा जी। अब ये जो लास्ट प्रॉपर्टी है उसकी मदद से अगर पहले वेक्टर के साथ कोई स्केलर हो तो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, अगर दूसरे वेक्टर के साथ कोई स्केलर हो उसको बाहर निकालना है तो उसका कॉन्जुगेट बाहर आता है, एक्स एंड जी प्लस यहाँ से बीटा बाहर आ गया वाई एंड जी। तो ये इसमें हमने देख लिया। ओके, इसके बाद ये एक एग्जांपल दी गई है कि एक मैं लिखता हूँ 6-1.6, इसमें उसने एक वेक्टर लिया है, ये R2 की बात कर रहे हैं, और एक दूसरा वेक्टर लिया हुआ है जिसमें है जी y1 और y2। ठीक है, ये दोनों किसके हैं, आर स्केयर के वेक्टर्स हैं। आर स्केयर पे उसने एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया हुआ है। इसी तरह से ना इसका z वेक्टर भी लिया हुआ है, इसमें इसके कंपोनेंट्स आप z1 और z2 ले लें। कहता है शो दैट, एक फंक्शन दे रहा है, शो दैट के ये जो फंक्शन है इसको आपने इनर प्रोडक्ट शो करना है, विच इज़ फ्रॉम आर स्केयर क्रॉस आर स्केयर टू दिस फील्ड, और फील्ड कौन सी, यहाँ पे उसने रियल नंबर्स की हुई, डिफाइंड एज के जी एक्स और वाई का जो इनर प्रोडक्ट, एक्स और वाई कौन सी जो ऊपर हैं आर स्केयर के एलिमेंट्स हैं, वो इस तरह से डिफाइन है, x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस x2 y1 और प्लस 2x2 y2। ये जो फंक्शन है इसको आपने प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है, इनर प्रोडक्ट ऑन आर स्केयर। ठीक है, तो उसमें हमें वो सारी प्रॉपर्टीज देखनी होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आप वेरीफाई करते हैं वो ये कि एक वेक्टर का अपने साथ ही जो इनर प्रोडक्ट है ना वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखना करना क्या है, y की जगह पे x लिखने लगे हैं, x और x का इनर प्रोडक्ट। तो देखो ना कि अब y की जगह पे x आ गया और x वेक्टर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये जो इनर प्रोडक्ट था एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ, वो ये कह रहा था कि पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का पहला और दूसरा वेक्टर भी तो x ही है, इसका पहला कंपोनेंट x1 ही रहेगा, माइनस अब ये क्या है, पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट और दूसरे वेक्टर का दूसरा कंपोनेंट, अब दूसरा वेक्टर भी तो x वेक्टर ही है, उसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, x2। ठीक है, प्लस माइनस x2 x1, ये आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो x2 x2। अब आपने ये इंश्योर करना है कि ये ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो ये दोनों एक ही चीज़ें बन गई ना, -2x1 x2, और ये जो 2x2 का स्केयर है ना, इसमें से मैंने एक x2 का स्केयर ये लिख लिया और एक को सेपरेट कर दिया, क्योंकि मैंने ये देखना है कि ये बन रहा है x1 माइनस x2 का होल स्केयर, और आखिर में ये जो बच गया है इसका लिख लिया x2 का होल स्केयर। अब आप देखें स्केयर्स ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, उनका सम भी पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ से शो हो रहा है कि ये जो x का x के साथ इनर प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, वो ग्रेटर और इक्वल टू जीरो आ रहा है। इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें आपने ये शो करना होता है कि अगर x और x का इनर प्रोडक्ट जीरो हो तो ये तभी मुमकिन है जब ये वेक्टर ही जीरो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट x और x का जो इनर प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू जीरो, और बोथ वेज इम्प्लाई करना है। देखिए ना, अभी अभी आपने x और x का इनर प्रोडक्ट की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ पे लिखनी है x1 माइनस x2 का होल स्केयर प्लस ये है जी x2 का होल स्केयर, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब ये बोथ वेज इम्प्लाई करता है, देखें जब दो स्केयर्स का सम जीरो तो वो दोनों स्केयर्स अलग अलग क्या होते हैं, इक्वल टू जीरो होते हैं, ये भी जीरो, और उसके साथ साथ ये जो x2 का स्केयर है ये भी इक्वल टू जीरो। अब जब स्केयर ज़ीरो हो तो वैल्यू खुद भी ज़ीरो होती है जिसका स्केयर इक्वल टू ज़ीरो है, और यहाँ से x2 आ रहा है ज़ीरो, तो यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है कि x1 इज इक्वल टू x2, और x2 क्या है जी ज़ीरो, तो यहाँ से आपको मिला कि x1 भी ज़ीरो और x2 भी ज़ीरो, जिसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर x था ना जो कि था x1 x2 वो ज़ीरो ज़ीरो हो गया, यानी कि यही था
कि अगर वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो है तो वो वेक्टर ही जीरो है। इसके बाद हम अगली प्रॉपर्टी पे आएंगे और उसको देखेंगे कि चलें ये वाली देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है कि जब दो वेक्टर्स के सम का आप किसी तीसरे वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट लेते हैं तो वो कैसा आता है। ठीक है, तो देखें ये कैसे होगा भला। देखें ऊपर वाले रूल को ही बार बार देखना होगा, इसी के मुताबिक ही हमने चलना है, इसी को ही फॉलो करना है। ये मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब इसी के मुताबिक ही हमने x प्लस वाई और z का इनर प्रोडक्ट लेना है। ये क्या कह रहा है कि हमें पहले वेक्टर का पहला कंपोनेंट लेना है। पहला वेक्टर क्या है, x प्लस वाई, और इसके पहले कंपोनेंट से क्या मुराद है, ज़ाहिर है कि आप अगर यहाँ पे लिखें ना x प्लस वाई, तो वो क्या लिखा जाएगा, x1 प्लस y1 कॉमा x2 प्लस y2। तो अगर आपने इस x प्लस वाई का पहला कंपोनेंट लिखना है तो वो आप लिखेंगे x1 प्लस y1, और साथ में जो दूसरा वेक्टर है उसका पहला कंपोनेंट लिखना है। अब जी वेक्टर का पहला कंपोनेंट है z1 माइनस, अब आपने पहला कंपोनेंट लिखना है पहले वेक्टर का x प्लस वाई, और उसका पहला कंपोनेंट क्या है x1 प्लस y1, और जो दूसरा वेक्टर है उसका दूसरा कंपोनेंट लिखना है विच इज z2 माइनस, अब आपने जो पहला वेक्टर है ना, पहला वेक्टर उसका दूसरा कंपोनेंट लिखना है। अब ये है ना पहला वेक्टर, उसका दूसरा कंपोनेंट है x2 प्लस y2, और साथ में क्या लिखना है, जो दूसरा वेक्टर है ना उसका पहला कंपोनेंट लिखना है, तो वो आएगा z1 प्लस 2 x2, मतलब जो पहला वेक्टर है उसका दूसरा कंपोनेंट यानी कि x2 प्लस y2, और y2 से क्या मरा, जो दूसरा वेक्टर है उसका दूसरा कंपोनेंट, तो जो दूसरा वेक्टर z है उसका दूसरा कंपोनेंट क्या है, z2। ओके, अब मैं इनमें से पहली पहली वैल्यूज उठाऊंगा, 5 मिनट। ये जो पहली पहली वैल्यूज है ना वो मैं उठा लेता हूँ, x1 z1, फिर यहाँ से माइनस x1 z2, फिर माइनस x2 z1, और लास्ट पे 2x2 z2। ठीक है जी, इसके बाद प्लस, बल्कि हाँ जी प्लस, अब आप दूसरी दूसरी वैल्यूज इसमें लिखें, y1 z1 माइनस ये y1 z2, इसके बाद प्लस सॉरी माइनस y2 z1, और लास्ट पे 2y2 z2। अब ये आप देख लें इसके मुताबिक कि ये क्या है, x और z का इनर प्रोडक्ट है। चेक कर लें, जस्ट हुआ क्या है कि इसमें जो दूसरा वेक्टर है ना वो y की बजाय z के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, प्लस ये y z का इनर प्रोडक्ट है। आप देख लें, तो ये हमने प्रॉपर्टी वेरीफाई की है। अब आपने इसमें से सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखनी है कि चौथी प्रॉपर्टी के x और y का इनर प्रोडक्ट क्या इक्वल है। ये तो लिखा हुआ है ना ऊपर, ये तो सेम जो ये नोट किया गया है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो y और x के इनर प्रोडक्ट का जो कॉन्जुगेट है, पहले ये देखें ना, इसमें करना क्या है, जस्ट इंटरचेंज हो जाएंगे ना इसके कंपोनेंट्स, x1 माइनस y2 x1 माइनस y1 x2 और प्लस 2y2 x2। अब आप इसका जब कॉन्जुगेट भी लेंगे तो भी यही चीज़ रहेगी, क्यों कि ये रियल नंबर्स हैं और ये चीज़ और वो चीज़ दोबारा से एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये इसमें क्लियरली देखा जा सकता है। आखिर में ये है कि जो अल्फ़ा एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट है, देखना, अब अल्फ़ा एक्स कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा अल्फ़ा x1 अल्फ़ा x2। तो आपने यही चीज़ दोबारा से लिखनी है, इसमें x की जगह पे इसके ये वाले अल्फ़ा एक्स के कंपोनेंट्स आप लिखेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा x1 इंटू y1 माइनस अल्फ़ा x1 इंटू y2, देन x2 ही अल्फ़ा x2, और देन y1, और लास्ट पे 2 अल्फ़ा x2 और y2। ज़ाहिर है सब में से अल्फ़ा कॉमन है, कॉमन लेने के बाद जो बच गया वो x1 y1 माइनस x1 y2 माइनस
x2 y1 और प्लस 2x2 y2। ये चीज़ दोबारा से किसके इक्वल है, ये x और y के इनर प्रोडक्ट के ही इक्वल है। तो ये हमने इसमें प्रॉपर्टीज़ जो थी वो वेरीफाई की हैं। तो अब आपने करना ये है कि इससे जो अगली एग्जांपल है 6-1.7, इसमें भी एक एग्जांपल दी गई है, यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है। तो आपने उसकी भी ये जो 5 और 6 प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको ज़रा वेरीफाई करके देखो। राइट, इसके बाद जी ये डेफिनेशन है एक 6-1.8। इसमें आपके पास है एक वेक्टर लीनियर स्पेस वी का, और उसकी नॉर्म से क्या मुराद है ये बताया गया है। नॉर्म तो वो उसने कहा है कि एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट लें, सेल्फ इनर प्रोडक्ट और देन इसका अंडर रूट। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली एग्जांपल में यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट है ना, वो दरअसल इस तरह से होती है कि आपने अभी भी जो ये प्रीवियस एग्जांपल्स में ये दो वेक्टर्स लेके एक इनर प्रोडक्ट डिफाइन किया, तो ये किसी भी वेक्टर स्पेस के लिए x1 y1 प्लस x2 y2, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, इसी तरह से अगर आप इसको एक्सटेंड करेंगे R3 में, तो ये जो फंक्शन है ना, ये ऑलवेज इनर प्रोडक्ट होता है। इसको कहते हैं यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट। और ये क्या है, दिस इज द इनर प्रोडक्ट फ्रॉम r की पावर n क्रॉस r की पावर n टू दिस रियल फील्ड। ठीक है, और ये इस तरह से डिफाइंड होता है। तो इसको आपने ऊपर वेरीफाई किया हुआ है। तो ये इधर मैं बता रहा हूँ कि एक वेक्टर वी इनर प्रोडक्ट स्पेस वी का एक वेक्टर है, उसकी आप नॉर्म लिख रहे हैं। देखो, जब आपने एक वेक्टर स्पेस के एक वेक्टर की नॉर्म लिखनी है तो उस वेक्टर स्पेस के ऊपर इनर प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये जो नॉर्म की डेफिनेशन है उसमें इनर प्रोडक्ट का यूज हुआ है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है कि किसी भी वेक्टर का जो इनर प्रोडक्ट है वो सॉरी नॉर्म है वो इनर प्रोडक्ट सेल्फ इनर प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट है। ठीक है, बास का ऐसे होता है कि अगर आपने एक वेक्टर लिया और उसकी जो नॉर्म कैलकुलेट की 1 के इक्वल आ गई, तो देन आप ये जो एक्स वेक्टर है ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। नॉर्मलाइज्ड वेक्टर या यूनिट वेक्टर, इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अगर आपने किसी भी वेक्टर को नॉर्मलाइज करना है तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए। फर्ज करें आपके पास एक्स एक वेक्टर है, तो इसको नॉर्मलाइज करना है तो करेंगे क्या कि इस वेक्टर को इसकी नॉर्म से डिवाइड कर देंगे, देन आपके पास जो वेक्टर हासिल होगा वो नॉर्मलाइज वेक्टर होगा। दिस वेक्टर v which is obtained by dividing x with its norm will have नॉर्म 1। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं v की नॉर्म देखना चाहूँ, कैसे देखेंगे, x ओवर x वेक्टर की नॉर्म और सारे की होल नॉर्म। नॉर्म की प्रॉपर्टीज आप पहले से देख चुके हैं कि जो स्केलर होता है, जैसे कि x की नॉर्म ये फील्ड का एलिमेंट है ना, ये देखें फील्ड का एलिमेंट है, उसका अंडर रूट भी फील्ड का एलिमेंट है। तो इसको जो रियल नंबर होता है, जैसे नॉर्म में आप जानते हैं बाहर आ जाता है, बाकी रह गया x की नॉर्म, और x की नॉर्म और x की नॉर्म दोनों रियल नंबर से कैंसिल हो जाएंगे और 1 आ जाएगा। तो जो नॉर्मलाइज वेक्टर है उसकी नॉर्म क्या होती है, वो 1 होती है। ओके, इसी तरह से इसके रिलेटेड एक एग्जांपल लिखी हुई है 6-1.9। इसमें वो R4 वेक्टर स्पेस की बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर में यूक्लिडियन वाली इनर प्रोडक्ट है ना, ये जो x1 y1 x2 y2 वाली, इसके रिस्पेक्ट से कहता है कि इस वेक्टर की आप ज़रा फाइंड करें, नॉर्मलाइज नॉर्म फाइंड करें इस वेक्टर की। वेक्टर उसने दिया हुआ है ये जी 1/2 कामा -1/4 कामा 1/3 कामा 1/6। ये दरअसल उसने दिया हुआ है x1 x2 x3 x4, क्योंकि ये R4 का वेक्टर है ना। तो देखो, और जो इनर प्रोडक्ट उसने कहा है कि वो आप ये वाला ले लें, कौन सा, यूक्लिडियन वाला, जो कि होगा x1 y1 प्लस x2 y2 प्लस x3 y3 प्लस x4 y4। तो जो कि आप x का x के साथ ही इनर प्रोडक्ट देखेंगे ना, तो वो होगा x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर प्लस x3 का स्केयर प्लस x4 का स्केयर। तो ये है ना इसके कंपोनेंट्स, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है।
तो जब आप इसका इनर प्रोडक्ट देखेंगे तो वो क्या आएगा, जो ये x1 है 1/2 इसका स्केयर, प्लस दूसरा जो है -1/4 इसका स्केयर, इसी तरह से 1/3 इसका स्केयर और लास्ट पे 1/6 इसका स्केयर। तो इन सबको आप देख लें कितना कितना इनका आंसर आता है, आप इजीली इसको चेक कर सकते हैं और इसका एलसीएम वगैरह ले लेंगे। तो मैंने भी इसको देख लिया, ये आ रहा है ये आ रहा है 65/144 ये। तो अब आप इसकी नॉर्म लिख लें, norm of x which is the square root of inner product of x and x, और ये इसकी वैल्यू निकाली आपने 65/144 इसका अंडर रूट। तो ये इजीली आप इसका ये आंसर निकाल सकते हैं। हमने ये जो वेक्टर है ना वो उसकी नॉर्म फाइंड कर ली है। अच्छा, इसके अलावा इसमें मज़ीद टास्क ये दिया था कि नॉर्मलाइज वेक्टर निकालें। तो वो आप जानते हैं कि वेक्टर वी जो कि नॉर्मलाइज वेक्टर वो कैसे आता है, वेक्टर को उसकी नॉर्म से आपने करना है डिवाइड। तो ये लिखते हैं ना, वेक्टर 1/2 -1/4 1/3 1/6, इसको आपने डिवाइड किससे करना है, इससे करना है 65/12 से। तो ये एक्चुअली क्या होगा, 1/2 है ना, ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा और हर एक कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा। 12/65 का अंडर रूट पे ये आ गया 6/65 का अंडर रूट। सिमिलरली ये किसके इक्वल आ जाएगा, गालबन -3/65 का अंडर रूट। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4/65 का अंडर रूट। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 2/65 का अंडर रूट। तो ये हमने नॉर्मलाइज वेक्टर फाइंड कर लिया। ठीक है जी। इसके बाद ये एन वाला टॉपिक है कि काशी श्वाजन इक्वालिटीज में अगर एक आपके पास इनर प्रोडक्ट स्पेस वी है और इसके ये दो वेक्टर्स हैं तो उनके दरमियान जो इनर प्रोडक्ट का जो मार्ड है वो लेस और इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ द नॉर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें अगर हम ये कहें कि केस नंबर 1 ये ले लें कि लेट इसमें जो वेक्टर वाई है अगर वो ज़ीरो हो तो फिर क्या होगा। देखिए ना, लेफ्ट हैंड साइड में ये बन जाएगा एक्स और ज़ीरो का जो इनर प्रोडक्ट है, और आप जानते ही हैं कि जीरो वेक्टर के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो होता है और इसका मॉड भी जीरो आ जाएगा। राइट हैंड साइड जो होगी उसमें भी आप देख सकते हैं कि जब दूसरे वाले वेक्टर है ही ज़ीरो तो ज़ीरो वेक्टर की नॉर्म भी ज़ीरो होती है तो वो भी ज़ीरो आ जाएगा। तो ये इक्वल के लिए यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा। तो अब आप सेकंड केस ले लें, यानी कि पहले केस के लिए सेटिस्फाई हो गया, दूसरे के लिए लेट वाई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और एक चीज़ यहाँ पे कंसिडर करने लगे हैं विच इज़ एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, ये इसके नॉर्म का स्केयर। ठीक है, और ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो देन यहाँ पे किसी एक स्केलर के लिए ये चीज़ हमने देखी कि ये ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो है, वो ऐसे है कि नॉर्म होती ही ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, और जब उसका स्केयर भी कर लेंगे दैट विल इवन देन बिकम ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको आप ये भी जानते हैं कि जो नॉर्म होती है एक्स और वाई, जो किसी भी वेक्टर की नॉर्म है वो दरअसल उसके सेल्फ इनर प्रोडक्ट का अंडर रूट होती है। तो यहाँ पर जब इसका स्केयर ले लेंगे तो राइट साइड का भी स्केयर आ जाएगा। तो ये एक्स वेक्टर की जगह पे एक्स माइनस अल्फ़ा वाई वेक्टर आया हुआ है, तो ये बनेगा एक्स माइनस अल्फ़ा वाई और एक्स माइनस अल्फ़ा वाई का इनर प्रोडक्ट, एंड दिस इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। अब आप जानते हैं ये दो वेक्टर्स की सामने ये सब्ट्रैक्शन है, इसको अलग अलग कैसे लिखते हैं। एक्स का इनर प्रोडक्ट आप इसके साथ लिख देंगे, ये ऐसे आएगा एक्स और एक्स माइनस अल्फा वाई का इनर प्रोडक्ट प्लस माइनस अल्फा वाई और एक्स माइनस अल्फा वाई का इनर प्रोडक्ट, तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब आप इसको लिखें एक्स और एक्स माइनस अल्फा वाई का इनर प्रोडक्ट। अब जो पहले वेक्टर के साथ कॉमन होता है वो बाहर निकाल लिया जाता है, माइनस अल्फा और देन वाई और एक्स माइनस अल्फा वाई, दिस इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें जिन दो वेक्टर्स के दरमियान एडिशन है वो तो नेक्स्ट पे लिखे हुए हैं, आप इनको इंटरचेंज करेंगे, यानी कि पहले लेके आएंगे एक्स माइनस अल्फा वाई और बाद में लिखेंगे एक्स।
और आप जानते हैं कि इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के मुताबिक जब आप इंटरचेंज करते हैं पोजीशंस को तो ऊपर कॉन्जुगेट आता है। माइनस अल्फ़ा, इनको भी आप इंटरचेंज करने लगे हैं एक्स माइनस अल्फ़ा वाई, और बाद में लिखेंगे आप वाई और इसके जो इनर प्रोडक्ट का आएगा कॉन्जुगेट, एंड दिस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अब आप ये कॉन्जुगेट के नीचे ही इन ब्रैकेट्स को खोलना चाहेंगे तो ये ऐसे ओपन होगा एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट, ठीक है, और फिर आएगा प्लस माइनस अल्फ़ा वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, और ऊपर जो होल कॉन्जुगेट चल रहा है वो ऐसे ही चलेगा, माइनस अल्फ़ा यहाँ पे लगा लें आप ब्रैकेट, राइट। तो इस कॉन्जुगेट के अंदर ही आप लिखेंगे एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस माइनस अल्फ़ा वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, और ऊपर क्या है कॉन्जुगेट है, एंड दिस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। अब आप जानते हैं सम का जो कॉन्जुगेट होता है वो अलग अलग किया जा सकता है, ऐसे एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट और इसका कॉन्जुगेट प्लस ये दूसरे वाले का माइनस अल्फ़ा वाई और एक्स के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा, और देन इसको भी आप अलग अलग कर सकते हैं, एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट और प्लस माइनस अल्फ़ा वाई और वाई के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, राइट। अब यदि x और x के इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट, देखिए सेल्फ इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट वो उसके इक्वल, चूंकि ये रियल होता है ना, ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, तो ये इसके ही इक्वल आएगा सेल्फ इनर प्रोडक्ट का, क्योंकि ये अगर लिखेंगे तो इसमें इन वेक्टर्स को इंटरचेंज करना होता है ना, तो वो फिर से वही रहेंगे। अच्छा, ये मैं करने लगा हूँ कि इसमें से माइनस अल्फ़ा मैंने बाहर कम ले लिया, बाकी रह गया वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, ऊपर क्या है कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा, इसको भी आपने यूं ही लिख लिया, ये जो एक्स और वाई के कॉन्जुगेट का इनर प्रोडक्ट है वो बन जाएगा वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस ये आपने माइनस अल्फ़ा को बाहर निकाला, ब्रैकेट में रह गया वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, और ऊपर ये अभी भी कॉन्जुगेट है, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो, ये बन गया एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें ये माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट अलग हो गया, बाकी रह गया वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फ़ा, देन ये वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट प्लस, बल्कि माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट, बाकी रह गया वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, वो फिर से क्या आ जाएगा वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट ही रहेगा। अच्छा, ये जो इन इक्वेशन हमारे पास बन रही है, इसमें चूंकि अल्फ़ा कोई भी अल्फ़ा था, तो अगर हम कोई एक मखसूस अल्फ़ा लेना चाहें तो उसके लिए भी ट्रू होगा। लेट अस टेक अल्फ़ा टू बी इक्वल टू ये एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट ओवर वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये अगर हम लें, क्योंकि अल्फ़ा की हर चॉइस के लिए ट्रू है तो इस चॉइस के लिए भी ट्रू होगा, क्योंकि जो ऊपर इन इक्वेशन चल रही है इसमें अल्फ़ा भी और अल्फ़ा कॉन्जुगेट भी, तो इसका अगर आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो क्या बनेगा, ऊपर वाली रकम का कॉन्जुगेट ओवर नीचे वाली रकम का कॉन्जुगेट, ये बन जाएगा वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, जबकि नीचे सेल्फ इनर प्रोडक्ट का कॉन्जुगेट वो दोबारा से वही आ जाते हैं, ठीक है। तो अब आप ये सारी वैल्यूज इसमें लगाएं वन में, तो जिधर जिधर ये हैं सारा लिखते जाएं, एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट माइनस, अब आपने लिखना है यहाँ पे अल्फा कॉन्जुगेट, वो ये है, वो है वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट ओवर वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, ये मैंने लिखा अल्फा कॉन्जुगेट, साथ में क्या है वाई और एक्स का है इनर प्रोडक्ट, माइनस आपने लिखना है इधर अल्फा, और अल्फा की वैल्यू है एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट ओवर वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट ब्रैकेट, ये आ गया जी वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट की वैल्यू है वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट ओवर वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, और देन क्या था वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, राइट।
तो अभी हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो देख लें ये वैसे ही आ रहा है एक्स और एक्स का इनर प्रोडक्ट माइनस ये वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, देन अगेन वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, और उसके नीचे आ रहा है वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनस आप भी इसको अंदर वाली रकमों से करें मल्टीप्लाई, तो ये आ रहा है जी एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, देन वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, और नीचे आ रहा है वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, माइनस माइनस प्लस। अच्छा जी, जब ये लिखेंगे एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, नीचे है जी वाई और वाई का इनर प्रोडक्ट, अब मल्टीप्लाई। अच्छा, एक तो ये इसे काट रहा है, बाकी इधर रह गया हुआ है वाई और एक्स का इनर प्रोडक्ट, एंड दिस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो अब ये देखें, ये जो दो रकमें हैं ना, वो बिल्कुल एक जैसी हैं, और राइट, अब ऐसा करेंगे कि ये आपके सामने वाई एक्स जबकि ये दो रकमें आपस में कैंसिल हो जाएगी, एक प्लस की और एक माइनस की, सेम ये टर्म्स हैं, इनको आप कैंसिल कर देंगे। अब आप फर्दर क्या करेंगे, इसको जी, इसके बाद जो आखिरी स्टेप है वो ये कि इसको आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स की नॉर्म का स्केयर माइनस ये जो वाई एक्स है ना, इसको आप लिख लें थोड़ी सी ये मिस्टेक चल रही थी कि यहाँ पे जब आपने ये कॉन्जुगेट लिया था ना, माइनस अल्फा का कॉन्जुगेट लिख लिया था, इसके साथ यहाँ पे ये कॉन्जुगेट लिखना बाकी था, तो ये वाई और एक्स के साथ इधर कॉन्जुगेट आना था। ठीक है, तो वाई और एक्स के साथ कॉन्जुगेट है, तो इसको आपने लिख लिया कि ये आप लिख सकते हैं एक्स और वाई का कॉन्जुगेट, और ये जो वाई और एक्स के कॉन्जुगेट वो आप लिख सकते हैं एक्स और वाई का इनर प्रोडक्ट, और नीचे आ गया है वाई के नॉर्म का स्केयर, एंड दिस वन इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप वाई के नॉर्म के स्केयर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आएगा एक्स के नॉर्म का स्केयर वाई के नॉर्म का स्केयर माइनस, अब आप देखें सेम मैटर है, उसका कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट है, तो ये आ जाएगा इसके इनर प्रोडक्ट के मॉड का स्केयर, दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, और यहाँ से ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और बन जाएगा एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट के मॉड का स्केयर, दिस इज लेस और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स इसका स्केयर वाई के नॉर्म का स्केयर, अंडर लेने पर ये चीज़ बन जाएगी एक्स और वाई के इनर प्रोडक्ट का जो मॉड है, दिस इज लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ वाई। तो ये थी काशी श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से